Good evening, welcome to JL Prayojan classes, and we are preparing you guys for PGT and lab assistant upcoming examination. हम लोग जो है PGT और लैब जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है अगले कुछ महीनों में, उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आपका भी जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ वो है केमिस्ट्री। नमस्कार, मेरा नाम आतिफ कयूम है। और हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बेसिक पूरा सिलेबस डिस्कस किया है कि क्या सिलेबस हमें जो है फॉलो करना है। और उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया आधा केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम लोग जो है उसके आगे की क्लास की बात करेंगे, उसके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो एक बार हम लोग जो है सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने कितना कवर किया है, क्या कवर किया है। सिलेबस हमें, हाँ, तो ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि 20 चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे पास आ रहे हैं। और हम लोगों ने जो पहला चैप्टर उठाया था वो था केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था ऑर्डर जो है आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है मॉलिक्यूलैरिटी निकालने के लिए आता है। केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, किस टाइप का टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन इसमें स्टडी करते हैं, वो हमने देख लिया था। कहाँ कहाँ हमारा स्कोप है केमिकल काइनेटिक्स करने का, वो हमने देख लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने रेट लॉ भी देखा था लास्ट क्लास में। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन भी हम लोगों ने देखा था। किस हिसाब से किसी भी रिएक्शन का हम लोग एक रेट निकाल सकते हैं, कितने स्पीड से या कितने स्लोली वो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का हम लोग जो है स्पीड निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है रेट लॉ को जो है अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन का रेट में क्या चेंजेस आता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या चेंजेस आता है, सरफेस एरिया चेंज करने से क्या चेंजेस आता है, या फिर कैटलिस्ट का अगर यूज़ करते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख चुका था। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोगों ने देख लिखा है। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रेट इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर, रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर और हाफ लाइफ, मीन लाइफ। आगे हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे। आज तो हम लोग ये थोड़ा सा ये भी करेंगे। उसके बाद 1-2 क्लास में हम लोग जो है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी क्या होता है, कैसे इफेक्टिव कोलिजन होने से रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के कोई भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसके बाद रिएक्शन या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या बैक टू रिएक्टेंट आ सकता है। अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, जहाँ पर टेम्परेचर का डिपेंडेंस पढ़ेंगे, टेम्परेचर के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस हो सकता है, 10 डिग्री राइज होने में क्या हो सकता है, और उसके साथ जो है रेट कांस्टेंट का। उसके बाद हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे कि किसी भी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसके बाद एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए होगी जिससे वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग जो है एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट, और ये हमारा जो है सिलेबस इसमें पूरा हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का। तो 2 से 3 क्लास में हम लोग जो है पहला हमारा जो पोर्शन है केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस का, ये पोर्शन क्लियर कर लेंगे। और फिर कैटालिसिस का कैटालिटिक सारा देखेंगे, थ्योरी ऑफ कैटालिटिक्स का एग्जाम्पल हम लोग जो है कुछ देख करके इसको फिनिश आउट कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर ये चैप्टर हमारे पास हो जाएगा तो एक चैप्टर में एटलीस्ट अगर आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 क्वेश्चंस आप जो है बना सकते हैं इजीली। उसके बाद फिर जो है हम लोग और भी जो है आगे चैप्टर्स देख सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने जो है चैप्टर की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है हमारे पास कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर और डिफरेंट सॉल्वेंट का इफेक्ट,
कैटलिस्ट का इफेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हमने देखे थे, और उससे देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। हमने ये भी देखा था कि रेट कांस्टेंट जो है का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, रेट हायर हो सकता है या रेट लोअर हो सकता है। रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट जो हम जिसको कह रहे हैं दैट इज के। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, ये भी हमने देखा है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जो ए और बी मिल रहा होता है और प्रोडक्ट बना रहा होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट के की बात कर रहे हैं, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट स्मॉल के की बात कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोलेंगे पिक आउट द करेक्ट वन, या फिर इनमें से कौन इनकरेक्ट है वो निकालिए। तो आपको जो है चारों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के ऊपर। उसके बाद हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑर्डर। मतलब कि अगर जो है ऑर्डर हमारे पास अगर फर्स्ट है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, तो रेट कांस्टेंट जो k है उसका यूनिट क्या होगा। उस सब, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका यूनिट जो है कुछ इस तरीके से होता है, सेकेंड इनवर्स। अगर जीरो ऑर्डर है तो अगर हमारे पास यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी हिसाब से अगर हमारे पास और भी वेरियस ऑर्डर्स है तो इसका यूनिट जो है अलग अलग होगा। वो डिपेंड कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। जैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वैसा रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट होगा उसका। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है, इसको निकालना भी हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग जो है यूनिट निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, इसी क्लास में इनफैक्ट सीखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो था हमारे पास था वो था रेट लॉ। लास्ट क्लास में हम लोग रेट लॉ पढ़े थे। रेट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको निकालना है, किसी भी रेट लॉ में किसी भी रिएक्शन का रेट अगर निकालना है तो हमें सिर्फ क्या जानना होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारे पास जो है क्या है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमें पता है तो उसके बाद जो है हम उसका रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन था a प्लस बी, और हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो ये होगा, और उसका जो स्टाइकोमेट्री है दैट मे बी इक्वल या नहीं भी इक्वल, वो उसके पावर पे होगा। मतलब कि अगर आपके पास रिएक्शन है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, या जहां पर x a के बराबर भी हो सकता है और y b के बराबर भी हो सकता है। मगर हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, इट इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये प्योरली एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड करना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग जो है, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि a का पावर जो है हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास था कि रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन था हमारे पास, और रेट लॉ में डिफरेंस क्या था। मास एक्शन क्या कंसीडर करता था कि जो भी स्टाइकोमेट्री है उसको लेकर के जो है वो रेट हम निकाल सक रहे थे कि रेट इक्वल्स टू के टाइम्स स्टाइकोमेट्री के ए का पावर ए और बी का पावर बी। ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू था रेट निकालने का, और ये आपका जो है रेट लॉ के अकॉर्डिंग है। क्यों रेट लॉ के अकॉर्डिंग है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसलिए है कि यहाँ पर जो है स्टाइकोमेट्री है वो इसके पावर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जबकि रेट लॉ जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, डायरेक्ट स्टाइकोमेट्री को पावर में दे देता है। तो हमेशा ये देखना है, क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, हम लोग पेपर में नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में बताए थे कि कोई भी स्टाइकोमेट्री को इंटू 2 कर देंगे तो रेट डबल नहीं हो जाता है, क्योंकि वो लैब में देखना होगा, कॉपी में नहीं हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास में आए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अंतिम में। तो आज जो है फिर से शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन?
Actually, order of reaction is the sum of the power of reactant in the rate law. Sum of the power of reactant. जो reactant है, अगर आपके पास 1A है और वो 2B से मिलकर के 3C बनाता है, तो आपको अगर उसका ऑर्डर पता करना होगा तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ऑर्डर निकालना होगा, तो आप उसका सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K टाइम्स ए का पावर। मान लिया जाए कि ये इसका ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि ये इसका ऑर्डर है, जहां इसका स्टाइकोमेट्री ही उसके पावर में जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटली मान लिया गया सर। अगर आपके पास रेट ये है के ए का पावर 1, बी का पावर 2, ए टू द पावर 1, बी टू द पावर 2, सो अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो पावर 1 + 2, so this will give you the order of the reaction, that is it is a third order reaction. So with दो चीज हो सकता है, दो चीज ये हो सकता है कि अगर आपके पास 1A है, अगर आपके पास 1A है और वो मिल रहा है 2B से और बना रहा है 3C, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि ये पूरा जो रिएक्टेंट है उसका ओवरऑल ऑर्डर है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K टाइम्स, अगर मान लिया जाए ये इसका रेट है A का पावर 1 और B का पावर 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप क्या लिखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर के लिए आप करेंगे क्या, आप सिंपल जो है 1 + 2 कर देंगे और हम बोल देंगे कि ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 है। मगर अगर इनकेस आपको एग्जामिनेशन में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको देता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए के कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर ये आपको निकालने के लिए दे दिया जाए कि ए के कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर जो आप रेट लॉ लिखेंगे दैट विल ओनली डील विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, नॉट विद द कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन विल बी 1. With respect to A, the order of reaction is 1. So similarly, अगर आपसे एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया जाए कि बताइए विथ रेस्पेक्ट टू B, B के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू B, what is the order of reaction? What is the order of reaction? So with respect to B, the order of the reaction is, तो आप सिंपल लिखेंगे रेट, अब हम A को कांस्टेंट मान रहे हैं, A को छोड़ देंगे, B के पावर में कितना 2 था, तो with respect to B, the order of the reaction is, it is a second order reaction. So you can see that order can be written in the 3 different types, with respect to A, with respect to B, and overall order of the reaction. So when overall order of the reaction is dealt with, आपको सबका सम करना पड़ेगा जो भी रिएक्टेंट में मौजूद है, और अगर सिर्फ जो है ए के रेस्पेक्ट में बोले तो ए का ऑर्डर जानना होगा, बी के रेस्पेक्ट में बोले तो बी का ऑर्डर जानना होगा, लाइकवाइज। इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। सो ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर कंसिडर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन कंसिडर्ड करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि ये रिएक्टेंट का ही जो है हम ऑर्डर देख रहे थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमेशा याद रखना है। सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, इट कैन बी अ फ्रैक्शन, इट कैन बी 0, 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ऑर्डर कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। तो एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास कोई इक्वेशन दे देगा कि बताइए ये इसका रेट दिया हुआ है, a का पावर 3/2, b का पावर 5/2,
अब इसको देख करके बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। सिंपल है, बस 3/2 को और 5/2 को ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कोई एक रिएक्शन आपका इस तरीके का अगर रेट दिया हुआ है जो अभी हम लोग जस्ट लिखे थे, उसका ओवरऑल ऑर्डर x + y है, अगर x और y इसका पावर में है, तो if the reaction is a zero order reaction, doubling the reactant will have no effect on the rate of reaction। ये एक important point टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए, इट विल सीरियसली हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ही नहीं करेगा, जितने स्पीड से शुरू में हो रहा है आखिरी तक उसी स्पीड से होगा, चाहे आप कोई भी जो है कंसंट्रेशन में चेंजेस कीजिए, बढ़ा दिए कंसंट्रेशन को, घटा दीजिए, पर कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग जो है जीरो ऑर्डर बोलते हैं। ये हम लोग देखेंगे भी कैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्टेंट विल डबल द रिएक्शन रेट। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट को 2 गुना करेंगे अगर फर्स्ट ऑर्डर में, तो रेट भी जो है 2 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो हम लोग डिराइव करेंगे आगे। और फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर तो हमारे पास सिलेबस में है नहीं, इसीलिए थर्ड ऑर्डर को हम लोग डील नहीं करेंगे। सेकेंड ऑर्डर में क्या है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स द रिएक्टेंट क्वाड्रपल द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर रेट जो है वो 2 गुना होगा तो वो जो है 4 गुना हो जाएगा, मतलब a का पावर कुछ 2 टाइप का होगा। तो ये जो है इस टाइप का अगर इक्वेशन रहता है तो दैट विल डील विद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मोटा मोटी तौर पे हमें ये कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जनरली द रिएक्टेंट दैट आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और उसके स्टाइकोमेट्री में जो होगा अमूमन जनरली वो है कि उनको आपको ऐड कर देना है, उससे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्पेशलिटी ये है कि आप कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस करेंगे, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस नहीं होगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप चेंज करेंगे तो रेट अगर 2 गुना चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन 2 गुना चेंज करेंगे तो उसका रेट 2 गुना से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्टली रिलेशन होगा, आपका रेट इज डायरेक्टली विल बी a का पावर 1 इस तरीके का। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वो रेट जो है क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है जरूर उसका पावर 2 रहेगा। ये कैसे हम लोग निकालेंगे और कैसे हम जानेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। और ऑर्डर से क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग ऑन, हम लोग लास्ट क्लास में ये देख चुके थे कि ये जो है एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो है H2 और Cl2 का कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आप H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, मगर रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर हमारे पास H म्यू से। H म्यू जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, जिसके वजह से ये जो है H2 और Cl2 जो है फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो है इस तरीके से रेडिकल में ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर ये रेडिकल आपस में मिल करके HCl टाइप का रिएक्शन बनाता है। मल्टी स्टेप का रिएक्शन, सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है। तो हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन ना इस पे डिपेंड कर रहा है ना इस पे डिपेंड कर रहा है, ये H म्यू पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, अमोनिया आप कितना भी भर करके रख दीजिए, अमोनिया गैस इस रूम के अंदर भर करके, और आप सोचिए कि रिएक्शन जो है अपने आप N2 और 3H2 में टूट जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है अनलेस अनटिल कि आप एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करें और बहुत हाई प्रेशर प्रोवाइड करें, तब जाकर के वो रिएक्शन जो है होगा। और तब जाकर के रिएक्शन होगा, तब जाकर के वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक होगा, प्रोवाइडेड देयर इज अ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस। सो आप कुछ भी रखिए, अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना भी हाई रखिए, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा गया, क्योंकि कंसंट्रेशन के चेंज पर रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज, ये हमेशा याद रखना है। कुछ भी चेंज कर दे, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट वाइज आ सकता है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट विल चेंज, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, or there will be no change in the rate of reaction with change in the concentration of reactant. Which one of the following is correct?
इस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें हमेशा याद रखना है ऑर्डर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इससे जो है कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन में जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिंपल ये चीज था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू k का a का पावर 1। तब यही होगा, क्योंकि हमने बोला था ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो भी उसके पावर में है बस उसको ऐड कर दिया जाता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इसका मतलब है a का पावर 1 होगा या प्रोडक्ट का पावर 1 होगा। अगर फ्रैक्शन होगा तो आप देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम फिर से बता रहे थे ये चीज को कि अगर फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होने की वजह से आप देख करके इक्वेशन में नहीं पता लगा पाएंगे कि ये फ्रैक्शन ऑर्डर है, मतलब 3/2 का ऑर्डर है। कैसे नहीं पता लगा पाएंगे, इसको नहीं पता इसलिए लगा पाएंगे कि डायरेक्टली आप थ्योरेटिकली नहीं देख सकते हैं, ये थ्योरेटिकली नहीं है। जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि इसका ऑर्डर जो है इसके स्टाइकोमेट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो जो अगर हम स्टाइकोमेट्री देख करके रिएक्शन कर दिए होते तो क्या करते हैं, 1 + 1 लिख देते और बोल देते कि ये 2 हो गया है। तो ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 1 + 1 लिख करके 2 नहीं हो सकता है। और जब ये 2 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका स्टाइकोमेट्री जो है 3/2 है, ऑर्डर इसका 3/2 है, तो स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था जहां रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन में भी और इसके कंसंट्रेशन में, दोनों के कंसंट्रेशन में रेट जो है डिपेंड कर रहा है। रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3, COO, C2H5 और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इनमें से अगर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, दोनों का 1 कर देंगे तो 2, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो मेरा कहना है कि अगर हम इनमें से या तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब इसका मात्रा वहाँ ज़्यादा डाल दे, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, दोनों में से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा घटा करेंगे उसके रेट में चेंजेस आ जाएगा। Being a chemistry student, I hope you are able to understand the direct relationship between the rate of the reaction and the concentration of the reactant that are present in that reactant. So if any changes is there in the rate of the reaction considering the reactant, then there will be a direct relation with the change in the rate of the reaction for that reactants. Okay, moving on to the next part, molecularity of a reaction. So what is molecularity of a reaction? So for any reaction to convert into a product, suppose this is a graph, here it is reaction coordinate and here it is time. Okay, with the increase in time the reactant will convert into this is a product. तो एक reactant product में convert होगा और ये reactant है। सो एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एक पहाड़ को चढ़ना पड़ता है, और इस एनर्जी बैरियर जो उसको ज़रूरत है इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, वो आपके पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे आपको अगर कोई पहाड़ चढ़ना है तो आपको बहुत खाना पीना खा लेना होगा, तब जा कर के अगर आप उस पहाड़ को क्रॉस कर पाएंगे। अगर यही है कि आप भूखे पेट जाएंगे, आधा पहाड़ पर चढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे। तो कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कम से कम एनर्जी अगर उसके पास होगा जो पहाड़ चढ़ पाए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर उसके पास वो एनर्जी नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। मतलब इधर से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से मॉलिक्यूल आ रहा है, और वो आपस में टकरा जाए। जब टकराएगा तभी एक प्रोडक्ट बनेगा, और अगर वो सही से टकराएगा तभी सही से प्रोडक्ट बनेगा और इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए परफेक्ट दोनों एक दूसरे से टकराना चाहिए। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज सबसे पहला चीज ये जानिए कि इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जहां ऑर्डर को हमने बोला था इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था लैब में, तब हम किसी का ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी में ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसको जो है हम थ्योरी के थ्रू ही प्रूफ कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन, ये भी चीज है। जबकि हम लोग याद कीजिए ऑर्डर बोले थे जीरो भी हो सकता था और फ्रैक्शन भी हो सकता था। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो और फ्रैक्शन नहीं होता है।
तो व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? अब आते हैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ए है, इसको हम ऐसा समझाते हैं, आपके पास यहाँ पर ए है और आपके पास यहाँ पर जो है बी है, और ये मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है? सी बना रहा है, सी। तो ए और बी मिलकर के सी बना रहा है। अब क्या है कि अब जो है ए अगर डायरेक्टली बी से टकराएगा, डायरेक्टली बी से टकराएगा और ये टकराना एक इफेक्टिव कोलिजन के दायरे में आएगा, ए और बी आपस में टकरा गया, तब जाकर के आपका प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन बनेगा। मगर अगर ये ए इस तरफ निकल गया, बी इस तरफ निकल गया, ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे आ रहा है, तो ये आपका जो है प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो थ्योरेटिकली ये कहा जा सकता है कि अगर ये डायरेक्ट कोलिजन होगा, अगर ये डायरेक्ट कोलिजन होगा, ए और बी डायरेक्टली एक दूसरे से टकराएंगे, तब जाकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका कहने का मतलब है द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। जो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और फिर केमिकल चेंज हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं थ्योरेटिकली, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जहां पर ये पता चलेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में डायरेक्टली कोलाइड किए हैं, और ये उसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन में पता चलेगा। तो हमको एक सिंपल है साइमल्टेनियसली वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स है, ए, बी और सी, मान लीजिए तीन मॉलिक्यूल्स है, ये तीन मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह आकर के टकरा सकते हैं इस तरीके से, ऐसे, जहां तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दिस विल आल्सो गिव अ प्रोडक्ट। सो अभी हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ मॉलिक्यूलैरिटी कितना है, तुम बोलोगे सर तीन मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के टकरा रहा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूलैरिटी इसका 3 है। हम इसका पूछेंगे कितना मॉलिक्यूलैरिटी, सर बोलेगा सर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में आकर के टकरा रहा है, इसका मतलब है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो इसका कितना मॉलिक्यूलैरिटी, सर बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। चलो तो फिर हम ये भी पूछेंगे कि बताओ क्या मॉलिक्यूलैरिटी 4 हो सकता है? क्या मॉलिक्यूलैरिटी 4 हो सकता है? मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी इक्वल्स टू 4। ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास 4 कंबाइनिंग रिएक्टेंट्स है तो वो चारों आपस में कंबाइन कर जाएं, चारों आपस में टकरा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चारों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो सकते हैं। देखो ये अगर इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में, मगर ये इसके कांटेक्ट में तो नहीं है, तो चारों एक दूसरे के एक सबके आपस में कांटेक्ट्स में नहीं होने के कारण मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। 3 से ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली ऐसा कोलिजन हो जाए पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर आप हाईवे में जा रहे हैं और तो देखते हैं अमूमन जनरली क्या होता है कि 2 गाड़ी आपस में भिड़ जाती है, तो 2 गाड़ी का कोलाइड होने का चांसेस ज्यादा है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होने का चांसेस ज्यादा है। पर अगर बहुत रेयर ऐसा कंडीशन में होता है कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है और तीनों आपस में एक जगह पे भिड़ जाए, होती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, मगर दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पर 4 गाड़ी आपस में भिड़ जाए एक ही टाइम पे, मतलब इधर से भी आ रही है, सामने से भी, इधर से भी, और चारों गाड़ी एक दूसरे तीसरे में आपस में भिड़ जाए एक ही टाइम में, दैट इज वेरी रेयर, बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 1, मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 2, मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 3, बट इट विल नेवर बी 4। और 0 भी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी मॉलिक्यूल आपस में टकराए नहीं और प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना होगा, टकराने से उसके पास एनर्जी आएगी तो वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब वो टकराएगा ही नहीं, एनर्जी नहीं आएगी, तो प्रोडक्ट में कैसे बनेगा? अगर आप किसी से मिलेंगे ही नहीं, बात करेंगे ही नहीं, तो फिर भाई आपका तो बात आगे बढ़ेगा ही नहीं।
तो बात आगे बढ़ने के लिए मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करना पड़ेगा, एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रोडक्ट बन सकता है। दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट श्योर कि प्रोडक्ट बन ही जाए। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सो मोलेकुलरिटी कैन नेवर बी 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। सो जो मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे हम, मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी के अंदर जो है जनरली दो कॉन्सेप्ट है, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन और बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन। ट्राईमॉलिक्युलर भी होता है पर यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन और बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ एक होगा, और बाईमॉलिक्युलर का रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दो होगा। जैसे कि ये एग्जांपल आप देखिए कि ये एग्जांपल आपके पास है O2F2 gives O2 plus F2, ये एक यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन है। इसका मतलब है कि O2F2 जब ब्रेक होगा तो वो देगा O2 plus F2 पे। तो रिएक्शन इससे इस तरफ एरो है, मतलब वो प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट है आपके पास। तो यहाँ पर रिएक्टेंट O2F2 है। कितना O2F2 है? सिर्फ एक O2F2 है। इसका मतलब है इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है? इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है। नेक्स्ट एक ये रिएक्शन है H2 plus I2 gives 2HI। अगर ये एक रिएक्शन हमारे पास H2 plus I2 gives 2HI. Now you can see that the reacting molecule, there is one H2, there is one I2, and they are going to collide. If they collide successfully, there will be a new product, that is HI. तो यहाँ पर कितना है? H2 है एक, कितना I2 है एक, दोनों को जोड़ देंगे, मॉलिक्युलरिटी क्या है इसका? 2। इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये जो है बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन है। दो रिएक्शन आपस में, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहा है, इट इज अ बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन। Molecularity can never be greater than 3. It is very difficult to find the complex reaction as number of steps are involved. ठीक है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो we can see that the molecularity of reaction is theoretical concept, और यहाँ पर हम डायरेक्टली एक रिएक्शन को देख करके, यहीं पर देख करके, ऐसे देख करके बता देंगे सर इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसका मतलब इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है। सर इसके आगे 1 है, इसका मतलब इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है। डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। ये तो हम लोग कर ही चुके थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जो इसका पावर में होगा उसको ऐड कर दो, 2 + 1 3। तो इसका आंसर है 3। हाँ, ये क्वेश्चन कल हम छोड़ करके गए थे कि ये आके पढ़ेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन है x + y gives z। क्या है हमारे पास? एक रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है कि x और y आपस में रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है z बना रहा है, z बना रहा है। तो हमसे दो चीज पूछा है, बोल रहा है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताइए, और इसका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा वो बताइए। तो हम तो अभी बता चुके थे कि ऑर्डर जो है क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। या तो आपको उसको बता देना चाहिए, कैसे बताएगा वो क्वेश्चन में हमेशा, वो आपको उसका रेट लिख करके बता देगा कि ये इसका रेट है, वहां से आप ऑर्डर निकाल लेंगे। और मॉलिक्युलरिटी आप डायरेक्टली कहाँ से देख करके निकाल लेंगे? डायरेक्ट उसको देखेंगे, वहां पर देखेंगे अच्छा कौन कौन रिएक्टिंग स्पीशीज है। हाँ भाई, एक्स और वाई आपस में भिड़ रहा है। जब x और y आपस में भिड़ रहा है इसका मतलब है कि x और y आपस में टकराएगा तो z बन जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ 1 + 1 देख रहे हैं, इसका समझ में आ गया, इसका मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया। बट ऑर्डर आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली? अगर आपको रेट प्रोवाइडेड होता तो आप डायरेक्टली वहां से देख करके ऑर्डर बता देते। तो हम चेक करते क्या क्वेश्चन में रेट प्रोवाइड किया हुआ है। यस, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब यहां पर आपको रेट दे दिया है कि इस रेट इक्वेशन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
x का पावर 1 दिया हुआ है, x का पावर कुछ नहीं है मतलब x का पावर 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं लेने देते, ठीक है, तो कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि x का पावर 1 है और जो भी पावर में रहता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट में जो भी पावर में रहता है उसको बस ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ सिर्फ a ही है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है, तो इसका इस रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर से बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी 2 तो मतलब ये दोनों तो ओमिट हो गया है, क्योंकि देखो इसका पहला आंसर 1 है, इसका पहला आंसर 1 है, ये दोनों होगा नहीं, एलिमिनेट कर दिए। अब क्या बचा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था कि इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर जो है 1 था, तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पहले नजर में देख करके गलती कभी मत कर देना, इस तरीके का ये रेट नहीं है कि x का पावर 1 और y का पावर 1, ये इस तरीके से अपने मन से नहीं लिखना है। प्रोवाइडेड रहता है जनरली, तब जा करके हम लोग जो है उस इक्वेशन को डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of reacting taking part in a single step of a reaction is indicative of, क्या इंडिकेट करता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप। मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है A + B, वो बना रहा है कोई C, और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है, वो क्या बता रहा है, क्या वो उसका ऑर्डर बता रहा है, नहीं। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, और वो आपको जो है उसका रेट अगर पता होगा तभी आप बता सकते हो ऑर्डर। द फास्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, नहीं, फास्ट या स्लो ये नहीं बताता है कि कितना मॉलिक्यूल आपस में, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन नहीं, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन बताता। मॉलिक्युलैरिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका और इसका सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में आपस में जो है रिएक्ट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट जानना है। यही एग्जाम में हमसे गलती हो जाता है, जैसे मैंने करेक्ट पढ़ दिया डायरेक्ट, मुझे लगा अमूमन इंसान के दिमाग में रहता है कि करेक्ट वर्ड, जो वर्ड उसके दिमाग में सेट रहता है ज़्यादा, वो ज़्यादा यूज़ करता है, तो मैंने भी डायरेक्ट बोला कि विच वन इज करेक्ट, पर एक्चुअली में एग्जाम में पूछ रहा है विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, सही है, थियोरेटिकली हम ये कर सकते हैं। ईच स्टेप ऑफ अ मल्टी स्टेप हैज अ यूनिक मॉलिक्युलैरिटी, ये आगे हम लोग देखेंगे, पर ये भी सही है, इसका बताएंगे रीजन क्या है अभी आगे। इट विल ऑलवेज बी लेस देन 4, सही, अभी हम जस्ट बताए थे कि 4 से ज़्यादा नहीं हो, 4 या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4 से कम हो सकता है। इट कैन बी 0 फ्रैक्शन और इंटीजर, नहीं, ऑर्डर 0 फ्रैक्शन और इंटीजर हो सकता है, मॉलिक्युलैरिटी 0 फ्रैक्शन या इंटीजर नहीं होगा। नेक्स्ट, तो ये आपको डिफरेंस हमेशा याद रखना होगा, एग्जाम में पॉइंट वाइज के रूप में ये पूछ सकता है। आप लोगों ने क्लास 12th में भी देखा होगा, ग्रेजुएशन में भी इन दोनों का डिफरेंस देखा होगा, बट हम लोग जो है यहाँ पर भी डिफरेंस का देख लेते हैं। मॉलिक्युलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कितना मॉलिक्यूल्स जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, जिससे हम लोग जो है ये पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट जो आएगा उसको हम लोग जो है मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्युलैरिटी ओनली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कंसिडर्ड। ये हम लोग देखेंगे जब मल्टी स्टेप का रिएक्शन होता है, A to B प्रोडक्ट बनाता है, मगर A to B P बनाने के लिए पहले A और B आपस में कोलाइड करके C बनाता है, फिर मान लीजिए C और A आपस में कोलाइड करके P बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको बहुत सारा अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसको मल्टी स्टेप बोलते हैं। और जब मल्टी स्टेप का रिएक्शन होता है तो मॉलिक्युलैरिटी जो है हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
को ही कंसिडर किया जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जो स्लो रहता है। अगर आपके क्लास में एक झुंड में लड़का है तो एग्जामिनेशन में मैडम डिक्टेशन देना तब तक बंद नहीं करती है जब तक कि वो आखिरी लड़का जो है खत्म नहीं हो जाए। तो आपका अगर क्लास का कोई रेट पूछेगा तो आपका रेट वही बता पाएगा जो सबसे आखिरी लड़का, जो सबसे स्लोएस्ट लिख रहा है, वही बता पाएगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितना धीरे वो लिख रहा है। जब जैसे ही वो खत्म करेगा तब फिर मैडम आगे डिक्टेशन देगी, तो आप लोगों का क्लास का रेट वही बता पाएगा जो स्लोएस्ट लड़का है। उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप हो, एक से ज़्यादा स्टेप अगर इन्वॉल्व हो उस रिएक्शन में, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है दैट विल गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर पे मॉलिक्युलरिटी डिपेंड नहीं करता है कि प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे या टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं होगा, अभी बात कर चुके थे। वी कैन डिटरमाइन मॉलिक्युलरिटी बस बाय जस्ट लुकिंग द रिएक्शन। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि बस देख करके मॉलिक्युलरिटी बता दिए थे। और मॉलिक्युलरिटी कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू। मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर नहीं कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it shows the relation between concentration of reactant and rate of reaction। हम लोग बताए थे कि rate of reactant और concentration के बीच में जो है उसका रिएक्शन होता है। For determination of order of reaction all the step of reaction are considered। rate of reaction जब निकालने जाएंगे तो A से B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें अगर बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस भी मौजूद है, अगर इस तरीके से ऐसा मल्टी स्टेप का भी रिएक्शन है, बहुत अलग अलग प्रोसेस भी मौजूद है, तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर रिएक्शन ऑल द स्टेप ऑफ रिएक्शन आर कंसिडर्ड। हर स्टेप को हमको देखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये डिपेंड करता है प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, क्योंकि ऑर्डर जो है हम लोग देखे थे, ऑर्डर का यूनिट जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट के था जो कि डिपेंड कर रहा था ऑर्डर पे। तो जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर होगा तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है, सेकंड ऑर्डर होगा तो भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है। तो वी कैन इन ब्रॉडर टर्म्स वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन चेंज। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? यस, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऑर्डर इज प्रेशर डिपेंडेंट? यस, इट इज प्रेशर डिपेंडेंट। Is molecularity temperature dependent? No. Molecularity is never temperature dependent. It will not change with the change in temperature or change in pressure. It will always stay constant. It is just the number of molecules that are colliding. Theoretically, we can say that these two are colliding, order is 2. These three are colliding, order is 3. That's all. It can be a 0, negative or even integer fractional values. हम लोग ये देख चुके हैं। ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये दोनों सेम है, एग्जाम में आ सकता है कि ये दोनों आपस में कोलाइड करता है कि मॉलिक्युलरिटी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑर्डर भी नेगेटिव नहीं होगा। मूविंग ऑन, अ रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वी कैन से दैट अ रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यही पर हम बता रहे थे, रिएक्शन जो है दो टाइप्स का हो सकता है। एक को हम कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, कह सकते नहीं, कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। और नेक्स्ट दूसरा जो होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एग्जामिनेशन में भी आपको पहचानने आना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच फिनिश इन जस्ट अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप में खत्म हो जाता है। ए प्लस बी खटैक प्रोडक्ट, रिएक्शन खत्म, एक स्टेप में ही रिएक्शन खत्म हो गया। जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, मान लीजिए ऐसा है, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ऐसा हुआ तो ये जो है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर में आ जाएगा। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। मीन्स मोर देन वन स्टेप इज अलाउड या इन्वॉल्व। ए प्लस बी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो मान ए डायरेक्टली ऐसा नहीं बना होगा, ए प्लस बी बन करके कुछ सी बना होगा।
C फिर B बन करके कुछ X बनाया होगा, X फिर A बन करके कुछ P बनाया होगा। तो यहाँ पर A to B, A और B मिल करके P बनाने के लिए बहुत सारा अलग अलग स्टेप प्रोवाइडेड होगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। सो देखते हैं, अ सिंपल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन आर एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास N2 था और O2 है, इन दोनों को मिला देंगे 2NO बन जाएगा हमारे पास। दिस इज अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप में हुआ, खत्म हो गया रिएक्शन, दैट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। बट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व, एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड जस्ट बाय लुकिंग एट द सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन देख करके मल्टी स्टेप को हम नहीं बता पाएंगे कि भाई ये एक स्टेप का है कि दो स्टेप का, अनलेस एंड की मैकेनिज्म प्रोवाइडेड हो। मैकेनिज्म मतलब कितना स्टेप उसमें जो है इन्वॉल्व हो रहा हो, वो स्टेप जो है आपको पता होना चाहिए, तब आप जो कह सकते हैं कि वो मल्टी स्टेप का रिएक्शन है। शॉर्ट लिव इंटरमीडिएट स्पीसीज आर फॉर्म। सो बीच में कुछ थोड़ा देर के बनने के लिए, जो हमने बताया था A से B जो है P बनाने के लिए पहले X बन सकता है, फिर C बन सकता है, तब जाकर के P बनेगा। तो जो X और P बन रहा है दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। और अगर इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन बनेगा तो वो कुछ देर के लिए बनेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम लोग जो है ये वाला चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है 2NO, ये डिसइंटीग्रेट होकर के बन रहा है 4NO प्लस O। ये हमारे पास जो है इस तरीके का एक रिएक्शन है, जहां पर बोल रहा है रेट डिपेंड्स ऑन, एक्चुअली ये रिएक्शन N2O5 है, तो हम इसको साफ साफ लिखते हैं नए पेज पर। कौन सा कलर यूज करें? रेड यूज करते हैं, चलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा कलर चेंज। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है? 2N2O5 4NO प्लस O था। 2N2O5 गिव्स, जब वो ब्रेक करता है 4NO और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ये यस। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स N2O5। रेट ऑफ रिएक्शन इज K टाइम्स N2O5, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? N2O5 NO2 और NO2 में ब्रेक हो रहा है। पहला स्टेप में क्या हो रहा है? स्टेप 1, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने के लिए 2 स्टेप लिया। पहला स्टेप में क्या हुआ? N2O5 जो है डिसइंटीग्रेट किया, किसमें डिसइंटीग्रेट किया? NO2 में, उसने NO2 प्लस NO2 बना। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, ये पहला स्टेप है। फिर स्टेप 2 में क्या हुआ? NO2 और NO3 होगा, दैट इज यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन में यहाँ पर गलती है, NO2 और NO3। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? NO2 और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? स्टेप में क्या हुआ कि N2O5 फिर से, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स था तो एक मॉलिक्यूल से यहाँ हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल फिर जो है NO3 के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया? 3NO2 प्लस O2 बनाया। NO2 प्लस O2 ये बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक मल्टी स्टेप में रिएक्शन होने वाला है, और इस मल्टी स्टेप का रिएक्शन को जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस मल्टी स्टेप के रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करें। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर देन 1 स्टेप आर अलाउड इन्वॉल्व, देन इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक समझने की कोशिश करेंगे कि जो है किस तरीके से हम लोग जो है एक मल्टी स्टेप ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जान सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि कोई एक रिएक्शन है जो किस टाइप का रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रेडिक्ट द रेट लॉ इफ, और हमारे पास यहाँ मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो इसको हम एक फ्रेश पेज में बनाने की कोशिश करते हैं।
तो पहले क्या है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, लिख लेते हैं 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। ये हमारे पास मेन इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद करता है प्रेडिक्ट द रेट लॉ इफ, इसमें बोल रहा है कि इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व है। 2 स्टेप इन्वॉल्व क्या है, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, पहला स्टेप में हो रहा है NO प्लस O2 NO3 मिल करके NO3 बना रहा है, NO प्लस O2 मिल करके NO3 बना रहा है। और दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, NO3 और NO मिल करके NO2 बना रहा है, NO3 और O2 मिल करके NO3 और NO मिल करके NO2 प्लस NO2 बना रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर आप देखिएगा तो दिस रिएक्शन इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहां पर हमें दूर से देखने से ये लगता है कि ये रिएक्शन जो है 2NO प्लस O2 2NO2 बना रहा है। इसको अगर हम देख करके इसका रेट लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये इसका रेट नहीं होगा। एग्जाम में आपको प्रोवाइड किया गया कि ये जो है 2 स्टेप में, ये स्टेप और ये स्टेप में टूट करके जा रहा है। तो अगर ये 2 स्टेप में टूट करके जा रहा है तो हमको ये बताना है कि इस ओवरऑल इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहला स्टेप जो है एक रिवर्सिबल फास्ट रिएक्शन है। 2 एरो का मतलब होता है अगर एरो इस तरीके से हो रहा है हाफ एरो तो वो जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये फास्ट स्टेप है। और ये जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है। हमेशा एक पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या रिएक्शन याद रखना है, स्लो स्टेप, हमेशा याद रखना है स्लो स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रूम में पंखा चल रहा है और पंखा का स्पीड बहुत फास्ट है तो आप जो है फैन का ब्लेड काउंट नहीं कर सकते हैं। पर अगर वही फैन का स्पीड स्लो हो जाए, बहुत स्लो हो जाए, तो आप इजीली फैन के ब्लेड्स को काउंट कर सकते हैं कि इसमें 2 ब्लेड है, 3 ब्लेड है, 4 ब्लेड है या अनगिनत ब्लेड है। ऐसा फैन होता है क्या, पता नहीं, हो भी सकता है। तो कितने ब्लेड्स है वो काउंट करने के लिए हम लोग जो है उसके स्लो स्टेप पे आना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल दिए आपको, क्लास में जो बच्चा मौजूद है वो जो बच्चा आखिरी बच्चा कितना स्लोली लिखता है वो डिटरमाइन करता है कि उस क्लासरूम का रेट क्या है। वैसे ही ये रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन में कोई भी फास्ट हो जाए, कोई कुछ हो जाए, पर जब तक स्लो स्टेप नहीं होगा, सबसे धीरे वाला स्टेप नहीं होगा, तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए हमेशा हम उसका जो है स्लोएस्ट स्टेप को जानना जरूरी है। और स्लोएस्ट स्टेप को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्लो स्टेप को जानने के लिए हम लोगों को यह करना पड़ेगा कि हम लोगों को इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको स्टेप नंबर 2 से। तो हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, रेट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू K टाइम्स NO3। हमेशा याद रखते हैं रेट लिखने के लिए हम जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं NO। बट ये रिएक्शन जो है ये लिख देने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। और ब्लंडर ये है कि इसमें जो है कुछ इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट आ गए हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है कि जब ओरिजिनल आप रेट देखिएगा तो इसमें देखिएगा कहीं पर भी जो है NO3 का मेंशन नहीं है, NO3 का कहीं मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि NO3 जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो शॉर्ट लिव स्पीशीज है, थोड़ी देर के लिए बन रहा है और टूट करके फिर कुछ और बन जा रहा है। तो जब तक हम इस रेट इक्वेशन में NO3 को हटा नहीं देंगे तब तक जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम सही नहीं बता पाएंगे। सो पहले हमने क्या किया, हमने पूरा रिएक्शन को देखा, उसका स्टेप्स को देखा, फिर हमने देखा कि फास्ट कौन है, स्लो कौन है। जब हमें पता चल गया कि स्लो स्टेप ये है तो हम समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमको लिखना होगा वो स्लो स्टेप्स, यही स्टेप से लिखना होगा।
इस स्टेप से लिखने के लिए हमने जो है एक रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिख दिया। अब जब हमने इस तरीके से स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया तो अब क्या है, अब हमको ये पता लगाना होगा कि इसमें से इंटरमीडिएट क्या है। तो हमने ये देखा कि NO3 जो है NO3 जो है वो मेन इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब अगर वो मेन इक्वेशन में नहीं है तो उसका मतलब है कि वो इंटरमीडिएट है, और जब इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट शुड नेवर बी प्रेजेंट इन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिटर्मिनेशन वैल्यू। सो हमको NO3 को हटाना, जैसे ही हम NO3 को हटा के कुछ और वैल्यू लिख देंगे जो कि मेन में होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप का लिखना है। देखो फर्स्ट स्टेप जब इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है, तो हम लोग ये लिखते हैं जब हम लोग डबल एरो होता है तो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम लिखेंगे Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे ही लिखते थे उस चैप्टर में, नहीं होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। क्या करें अगर हम इसमें NO2 मेन इक्वेशन में प्रेजेंट है, O2 मेन इक्वेशन में प्रेजेंट है, मतलब अगर हम NO3 के जगह पे ये दोनों को यूज कर लें तो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके रेट इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव था NO3 को हटाना। NO3 को हटाने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लिया और उसके सहारे हमने क्या किया, Kc इक्वल्स टू NO2 इक्वल्स टू NO3। नाउ NO3 की जगह में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम इसको जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ। इसके क्यों हम इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट का भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन में हमको नहीं रखना है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, जब उसको हटा देंगे तो अब हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K इंटू Kc। NO3 की जगह पे अब क्या लिखेंगे, Kc NO2 और पहले से क्या है NO। सो दीज टू आर, Kc इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, K इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। इन दोनों के बदले हम एक बड़ा सा कैपिटल K लिख देते हैं। NO मीन्स NO2 और O2। So the overall rate of the reaction for this reaction, इस reaction का overall rate of the reaction अगर हमको लिखने आएगा तो वो overall rate क्या होगा, rate equals to K times NO का पावर 2 by O2 का पावर 1। और इसी से हम लोग ये पता लगा लिए कि अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 और 1, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। तो यहाँ से हमने जब फाइनल रेट आ गया तो उससे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगाया। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में इस तरीके का आपको ऑप्शन देगा कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या, आपको ऑप्शन में ये भी दे देगा डायरेक्ट। आपके ऑप्शन में मान लीजिए आपको ऑप्शन ये भी दे देगा कि क्या देगा, आपका ऑप्शन जो है इस तरीके से दे सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स NO का पावर 2 O2, इस तरीके से। और आपको ये आंसर में ये भी रह सकता है K NO का पावर 2 और O2। तो डायरेक्टली हम तो ये देख करके पता लगा रहे हैं कि जो है हमारे पास जो है उस स्टेप का इस तरीके से रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग वहां से नहीं, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसको छोड़ करके हम लोग जो है हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, क्योंकि ये मल्टी स्टेप था। हम डायरेक्ट ये देख करके नहीं बता सकते थे। अंततः जो है आंसर उसी टाइप का आया है जो आना चाहिए था, मगर हम लोग जो है मल्टी स्टेप में पहले इसको हटाए हैं, इसको हटाने के बाद फिर हम लोग जो है इंटरमीडिएट को हटाने के बाद फिर हम लोग जो है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन तक पहुंच गए। इस तरीके से जब भी होगा मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग डील करेंगे।
तो ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमें मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये बोलता है कि ये 2 स्टेप में चल रहा है, 3O2 और फिर नेसेंट ऑक्सीजन O3 2O2। ये फास्ट रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन। हम लोग यहीं पर करने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन को, और इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास इक्वेशन है 2O2 गिव्स 3O2 और ये 2 स्टेप में हो रहा है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, O3 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो हो रहा है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और फिर नेसेंट ऑक्सीजन प्लस O3 फिर से कंबाइन कर रहा है और इस बार बना रहा है 2O2। मगर पहले ही आपको बता दिया कि ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो इसका मतलब है जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द स्लो स्टेप। ये होगा ओरिजिनल रेट ऑफ द रिएक्शन इसका, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू स्लोएस्ट स्टेप दैट इज टेकिंग पार्ट इन दैट रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है KO3 और नेसेंट ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इस इक्वेशन को लिखने के लिए क्या कोई दिक्कत है। हाँ, दिक्कत ये है कि मेन इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये जब कहीं नहीं है तो ये जो है क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, और जब इंटरमीडिएट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट को हटाना है तो हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, एक और एग्जांपल इसका। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, लिख देते हैं KCO2 नेसेंट ऑक्सीजन बाय O3। अगर यहां से हम इसको अकेले छोड़ दें और बाकी को एक साइड कर दे तो हो जाए KCO3 बाय O2, और नेसेंट ऑक्सीजन को अकेला छोड़ दिया हमने इस तरफ। अब हम क्या करें, ये सारे को उठा करके अगर हम यहाँ डाल दें इस नेसेंट ऑक्सीजन के बदले में, तो हमारा रेट फुलफिल हो गया। तो चलिए इसको हम वहीं पर डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप इट इज विजिबल। तो रेट इज इक्वल्स टू K डॉट KCO3 O2, ठीक है, और ऊपर क्या है O3, यही है। तो O3 O3 2 बार है और O2 1 बार है, तो हम O3 2 बार को जगह बचाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, O3 का पावर 2 O2 नीचे, और इन दोनों के बदले हम जो है एक बड़ा रेट कांस्टेंट K लिख सकते हैं। तो एक बड़ा रेट कांस्टेंट K लगा देते हैं। सो दिस इज द फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन ये फाइनल है। तो हम लोग जो है कभी ये देख करके नहीं बता पाते कि ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट यहीं पर से देख के बता दें, नहीं, हमको स्लोएस्ट स्टेप को देखना पड़ा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप को देख करके फिर फाइनली उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, जो इंटरमीडिएट था उसको हटा दिए, फाइनली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मौजूद आ गया। तो अब हम मिलाते हैं, क्या ये आंसर हमारे पास मौजूद है? तो हम तो देख रहे हैं कि आंसर ऐसा मौजूद ही नहीं है। तो हम लोग को लग रहा है कि क्या कुछ हमने गलत किया। जी नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। एग्जाम में कभी बार कंफ्यूज करने के लिए क्या रहता है, थोड़ा सा इधर उधर बस फेर कर रहता है। अब ये देखो कि ये डिनोमिनेटर में है, और जब कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। किस तरीके से? ये O3 का पावर 2 किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से, O2 का पावर -1। कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको a टू द पावर -1 इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ ये रिएक्शन जो है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। रेट इक्वेशन जो है इसका O3 का पावर 2। तो इस टाइप का इक्वेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आने का चांसेस बहुत हाई है एग्जाम में। तो आपको जो है इंटरमीडिएट हटाना होगा। इंटरमीडिएट हटाने के बाद बस थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस होगा तो हो जाएगा। इंटरमीडिएट हटाने के बाद बस उसको रेट ऑफ रिएक्शन में डाल देना है। रेट ऑफ रिएक्शन डालने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
नाउ वी मूव ऑन टू दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप कि अभी तक जो है हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है, जितना भी पोर्शन, वो पोर्शन आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि उस पोर्शन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है सारा चीज़ जो है कवर अप किया है। और अब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से हम लोग ये पता लगा सकते हैं, उसका हम लोगों को रेट इक्वेशन जानना होगा, उससे ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है, हाफ लाइफ ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है, T1/4 का क्वार्टरली हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो ये सब चीज़ कहाँ यूज़ होता है, अगर देखा जाए कि इतना सारा चीज़ है तो ये सब चीज़ कहाँ यूज़ होता है, तो ये सब चीज़ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास जो है कोई आप सामान खरीद करके लाए, उसको कितना दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बेस्ट बिफोर 6 months ऑफ पैकिंग, बेस्ट बिफोर 2 years ऑफ पैकिंग, बेस्ट बिफोर 1 year ऑफ पैकिंग। तो ये लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये लोग जो है सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन से डिटरमाइन करते हैं। अगर ब्रेड लाते हैं तो उसको पहले लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेते हैं कि इसका डिकेइंग पावर कितना दिन का है, कितना दिन तक ये चल सकता है। अगर आप जो है धूप में रख देंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर की वजह से फास्ट हो गया। अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो लेट से डिके करेगा, तो इसका मतलब है ठंडा होने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया है। तो हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग ये पढ़ पाएँ कि वो कितने दिन में डिके करेगा, कितने दिन में गायब हो जाएगा, कितने दिन में डिकम्पोज हो जाएगा। उसके लिए हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग देख चुके थे ऑर्डर निकालने के टाइम में, दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, the rate of reaction is independent of the concentration of the reactant। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में वो डिपेंड नहीं करेगा। हम लोगों ने उसी टाइम बताया था कि जहाँ पर हम लोग देखा था कि लाइट या कैटलिस्ट का प्रेजेंस ज़रूरी था उस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। लाइट और कैटलिस्ट का प्रेजेंस ज़रूरी था उस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, और अगर लाइट और कैटलिस्ट नहीं होता तो डैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर रेट डज नॉट वैरी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, उससे रेट ऑफ रिएक्शन में जो है कोई चेंजेस नहीं आता है, रेट ऑफ रिएक्शन जैसा का तैसा ही रहता है। दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमेशा ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको हमेशा याद रखना है। कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बार बार बोल रहे हैं, मतलब कि एग्जाम में पॉइंट वाइज में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसको डिफाइन किया गया हमारे पास है, थोड़ा सा हेजी है पर चलेगा, टेढ़ा है पर मेरा है। तो इसको एग्जाम में डेरिवेशन तो आने नहीं वाला है, फिर भी जो है हम लोग एक डेरिवेशन इसका देख लेते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है जो ए से बना रहा है पी। तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, rate of change of reactant is equal to rate of reaction dA/dt, rate of change of A जिस स्पीड से चेंज हो रहा है with respect to time, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही देखे थे, is equals to K times A का पावर 0। अब बोलोगे A का पावर 0 क्यों? 0 इसलिए क्योंकि रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था इसका मतलब वो पावर 0 है, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि माइनस dA/dt, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस dA/dt K इंटू A टू द पावर 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dA/dt इक्वल्स टू K dt, और माइनस साइन इधर कर देते हैं, ये dt को इधर भेजे, A का पावर 0 मतलब कि 1, उसकी जगह 1 हो गया। तो ये नाउ व्हाट विल डू, वी विल इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट करने से हमने क्या लिया, A0 से लेके A तक। अगर कोई रिएक्शन है A टू P और मान लेते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो A0 है, तो प्रोडक्ट उस समय कुछ नहीं बना होगा। पर जब टाइम t इक्वल्स टू t सेकेंड्स हुआ तो इसका कंसंट्रेशन हो गया AT। सो AT जो है फाइनल कंसंट्रेशन है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा जो है इंटीग्रेट में अपर लिमिट में फाइनल होता है, लोअर लिमिट में इनिशियल होता है। तो हमने किया AT/A0 dA K dt। तो यहाँ पर K तो कांस्टेंट है इसलिए K को हमको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं डालना है, K को इंटीग्रेशन के अंदर बाहर डालना है। मैथमेटिक्स वाले लोग अच्छे से इतना करके आ चुके हैं, वो लोग इजीली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे। तो जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन A0 था,
जब टाइम t सेकेंड्स था तो कंसंट्रेशन AT था। इस तरीके से कंसंट्रेशन था। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी लिमिट होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाता है आपका, हम डायरेक्टली यहाँ पर लेते हैं AT A0 माइनस KT, डायरेक्ट आ गया, यही आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट KT। तो जो फाइनल है इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको लिखा AT इक्वल्स टू KT प्लस माइनस KT प्लस A0। इसको हम नेक्स्ट में अच्छा करेंगे, ये इक्वेशन AT माइनस A0 इक्वल्स टू माइनस KT। तो इसको हम अगर हम अलग बोर्ड पे लिखने की कोशिश करें तो हम लोग जीरो ऑर्डर इक्वेशन का जब डेरिवेशन करके पहुंचे लास्ट में, तो हमने देखा AT माइनस A0 इक्वल्स टू माइनस KT, वेयर AT क्या था, AT जो है आपका फाइनल कंसंट्रेशन था। कितना कंसंट्रेशन था, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा था, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा था, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा था तो वो शुरू हुआ था t0 पे और ख़त्म हुआ मान लीजिए t सेकेंड्स पे। तो जब शुरू हुआ था तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो उसके अंदर था A0 था और फाइनल कंसंट्रेशन ख़त्म हुआ तो वो AT था। तो उसी को हमने लिखा AT इनिशियल कंसंट्रेशन है और फाइनल कंसंट्रेशन, और A0 जो है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है और T जो है हमारे पास टाइम है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, वेयर दिस इक्वेशन हैज कम फ्रॉम, दिस इक्वेशन हैज कम फ्रॉम these all derivations, so you need not have to learn all the derivation, you just need to know that the final zero order rate of reaction equation can be given from this equation, so you need to learn this equation। so इसको अच्छे से मॉडिफाई करते हैं, तो इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। इसको ये भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं AT माइनस A0 बाई K इक्वल्स टू माइनस T, या फिर इसको और अच्छे से मॉडिफाई माइनस T, और इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं A0 माइनस AT बाई K इक्वल्स टू T। इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग जो है और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मगर मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना है, AT माइनस AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस KT प्लस A0, दिस विल गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन। K आप निकाल सकते हैं, इससे टाइम भी निकाल सकते हैं, इससे फाइनल कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, इससे इनिशियल कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ समरी जो है इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, ये आपको जो है ये रेट ऑफ, तो इससे अगर आप कभी भी जो है अगर आपको K निकालने के लिए बोला जाए आप क्या करेंगे, AT A0 को उधर ही भेज देंगे और बाय टाइम माइनस K, माइनस को हटाते हैं कैसे, माइनस AT बाई T इक्वल्स टू K। तो ये इक्वेशन आप लगा देंगे, इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो अगर हम वापस चले उसी पे, तो ये हमने देखा कि ये हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें हमने देखा है AT माइनस KT इक्वल्स टू A0। नेक्स्ट जो आता है दैट इज, आगे हम लोग ग्राफ्स भी देखेंगे क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? Half lifetime is the time taken by any reaction to dissociate into its 50%। अगर आप एक ग्लास 100 ml का पानी ले रहे हैं, उस पानी को धूप में रख दिए, कितना टाइम लगेगा कि वो पानी 100 ml से 50 ml आ जाए, एग्जैक्टली अपना हाफ आ जाए, वो टाइम जिससे वो इनिशियल से 50% में डिसोसिएट हो जाए, खत्म हो जाए, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। उसका आधा लाइफ टाइम, मतलब अगर इनिशियली A है तो कितना टाइम लगेगा A/2 बनने में, आधा होने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। सो फॉर हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी आर लुकिंग फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, द टाइम स्केल इन विच 50% ऑफ द रिडक्शन इन द इनिशियल पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए हम लोग जो है 50% जो है पॉपुलेशन में या फिर 50% कोई भी चीज़ का कंसंट्रेशन में जो है कमी आ जाएगा तो उसको हाफ लाइफ टाइम बोलता है। मतलब अगर हम 1 लीटर पानी रखे हैं, आधा लीटर हो गया, कितना टाइम लगा, जितना टाइम लगा वो हाफ लाइफ टाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए,
तो हम लोगों ने एक इक्वेशन देख लिया, तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना रहा है तो इनिशियली जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा तो मान लीजिए कि ये a है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, और जब t इक्वल्स टू t सेकेंड्स होगा तो वो a/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट मान लीजिए कि आपका हाफ बनता है, प्रोडक्ट से तो हमको कोई अभी लेना देना नहीं, हम बस ये देख रहे हैं कि वो a/2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो अभी हमने जस्ट देखा था, क्या इक्वेशन देखा था, at इक्वल्स टू माइनस kt प्लस a0, ये इक्वेशन देखा था, ये जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है। और यही इक्वेशन आपको बताएगा कि हाफ लाइफ टाइम होने पे तो t हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे, t टाइम पर कितना इसका जो है कंसंट्रेशन हो गया, a/2 लिख देते हैं, a/2 माइनस k, t की जगह अब हम t हाफ लिखेंगे। क्यों हाफ लिखेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है उसका कंसंट्रेशन a/2 आ गया है। तो अब हम तो आपसे पूछते हैं कि इसके बाद जो है a0 का वैल्यू क्या होगा, a0 इनिशियली था कितना था a, तो अब हम क्या करते हैं a/2 माइनस a इज माइनस kt हाफ, तो a/2 माइनस a ये क्या हो जाए a माइनस 2a/2, तो माइनस a/2 और इधर है माइनस kt हाफ, माइनस माइनस के कैंसिल आउट, तो a/2k इक्वल्स टू t हाफ, a/2k is t half. This is the half lifetime of a zero order reaction. तो अगर कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको पूछ देता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, 4-5 फॉर्मूला दे दिया और बोलेगा कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। मतलब कि इनिशियल से हाफ डिसोसिएट हो जाता है टी हाफ लाइफ टाइम में अगर कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो वापस चलते हैं, तो हम इनने क्या देखा, हमने ये देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं जहां पर कंसंट्रेशन का इंक्रीज और डिक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है, कंसंट्रेशन का इंक्रीज और डिक्रीज करने में कोई चेंजेस नहीं आता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट रहता है, वैसे को जो है हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और उससे हमने जो है डिराइव किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन जो रेट इक्वेशन है वो क्या है, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर इक्वेशन का निकला था जहां पर at इक्वल्स टू माइनस kt प्लस a0 आया था। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारा, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा कि जीरो ऑर्डर इक्वेशन रट लेना है, याद कर लेना, जो भी कर लेना है, पर ये हाथ में होना चाहिए हमेशा। उसके बाद हमने देखा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या था, ऐसा टाइम जहाँ पर इनिशियल से 50% जो है डिसोसिएट कर गया हो मॉलिक्यूल्स, खत्म हो गया हो मॉलिक्यूल्स, कम हो गया हो 50%, ओनली 50% अगर कम हो गया है देन इट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम को हम लोग डिराइव करके निकाले कि टी हाफ इज a0/2k, वहां जहां a0 क्या था, a0 इनिशियल कंसंट्रेशन था। इसी चीज को हमने यहाँ पर आपको दिखाया, ये a यहीं पर जो है a/2k, a मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप ऐसा लिख याद रख सकते हैं, टी हाफ अगर जीरो ऑर्डर का है तो वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन by 2k, initial concentration by 2k. Next, in the next class we will continue this. हम लोग फिर से जीरो ऑर्डर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर उसके बाद हम लोग जो है जीरो ऑर्डर के यूनिट्स देखेंगे, फिर क्या क्या ग्राफ्स होता है जीरो ऑर्डर का, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ क्या चेंजेस होता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम में जो है ग्राफ्स पूछा जाता है हमेशा, तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम, और फिर बहुत सारा जो है इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन वगैरह हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, कि कैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, सेकंड ऑर्डर ग्राफ। तो मेरा ये प्रॉमिस है कि कम से कम केमिकल काइनेटिक्स से आप लोगों का क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, नहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला कहीं पर। बस ये है कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको एटलीस्ट ग्रास्प कर लेना है। 20 में से अगर 10 चैप्टर भी एकदम बहुत अच्छा टाइटली पैक्ड है देन यू हैव अ बेटर प्रोबेबिलिटी।
कि क्वालिफाई आप एग्ज़ाम कर जाओ, क्योंकि आपको एक मिनिमम कट ऑफ के ऊपर ना आना है। एक सीट का ही बात है और बहुत अच्छा सीट्स है, ऑलमोस्ट 250 के ऊपर 296 कितना आसपास ही सीट्स है, जो कि बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है एग्जामिनेशन निकल जाएगा। बट अब कांस्टेंट रहना होगा। केमिस्ट्री ऐसा है कि केमिस्ट्री कुछ दिन छोड़ दिए, फिर दोबारा पढ़े तो फिर भूल जाएंगे, फिर से वही सेम चीज़ पढ़ना होगा। मुझे भी पढ़ाने के लिए इतना सारा चैप्टर है, क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, हर चैप्टर को बार बार देखना पड़ता है, तब जा करके मैं बता पाता हूँ। वैसे ही आप लोगों को भी बार बार देखना होगा। आप लोग तो खुद जो है केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, मगर ईजिली अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास के लिए। उम्मीद है हम लोग जो है लेक्चर 3 में फिर से मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने के लिए, और आगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारा खत्म करके फिर थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पे जाएंगे। और फाइनली जो है हम लोग बहुत सारा नेक्स्ट क्लास में MCQs करने वाले हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ा, थ्योरीज पढ़ा है, वो क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग JL प्रयोजन क्लासेस। वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द अपकमिंग PGT एंड लैब असिस्टेंट। This is Asif. Thank you. संदीप जी।